हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड। हमने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम नए वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल। तो इसमें हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। जो ये एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन, एजुकेशन रेगुलेशन, स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। कुछ इस प्रकार से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन की बात करें इस एक्ट की, तो बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो रेगुलेशन फॉर द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले फार्मेसी के प्रोफेशन में कोई भी रेगुलेशन था नहीं। प्रैक्टिस करने वाले जो फार्मासिस्ट हुआ करते थे, तो इसके लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। द ड्रग इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेड दैट द पर्सन प्रैक्टिसिंग फार्मेसी, दैट इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, शुड हैव अ प्रॉपर एजुकेशन बैकग्राउंड। यानी कि जो डीईसी कमेटी थी उसने यह कमिट किया कि जो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का वर्क है मेडिसिन का, वह जो पर्सन कर सकता है, एक प्रॉपर एजुकेशन उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आल्सो मेड अ सिमिलर टाइप ऑफ रिकमेंडेशन। कॉन्सिक्वेंटली द फार्मेसी एक्ट कम्स इनटू द फोर्स इन मार्च 1948। यानी कि हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी भी इस्टेब्लिश हुई, इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तभी फार्मेसी एक्ट मार्च में जो इंट्रोड्यूस हुआ 1948 में, वो आपका एग्जिस्टेंस में आया। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। टू मेक बेटर प्रोविज़न फॉर रिक्वायरिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। यानी कि जो प्रोविज़न है फार्मेसी का और जो प्रोफेशन है उसको बेटर बनाने के लिए। टू राइज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। यानी कि फार्मेसी की प्रोफेशन को एक अच्छे तरीके से स्टेटस उसका क्रेज बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से उसका एम्प्लॉयमेंट हो पाए। टू कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर सेटलिंग न्यू स्टैंडर्ड इन फार्मेसी एजुकेशन। यानी कि पीसीआई को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जो कि फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन में नए स्टैंडर्ड्स को ऐड कर सके। टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी। यानी कि खासकर देखा जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की कॉलेज और भी अदर इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन रेगुलेशन के थ्रू, जिसमें कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी शामिल है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। एजुकेशन रेगुलेशन ईआर के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ स्टेट। यानी कि वह फार्मासिस्ट जिसका नाम दर्ज होता है स्टेट के रजिस्टर्ड में, यानी कि जिसको सेंट्रल रजिस्टर भी बोल सकते हैं, इन विच ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग और कैरिंग ऑन इज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। यानी कि उसका पर्पज़ फार्मेसी प्रोफेशन में आगे बढ़ने का हो या बिजनेस का पर्पज़ हो, तो उसका नाम जो दर्ज होता है सेंट्रल रजिस्टर्ड में, यानी वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाता है। सेंट्रल काउंसलिंग क्या है। सेंट्रल काउंसलिंग मीन पीसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग जो है वो पीसीआई के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द सेक्शन ऑफ 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। वो आपकी सेंट्रल काउंसलिंग होती है। तो इसके बाद है अगली डेफिनेशन आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कंट्रोल काउंसिल। यानी सेंट्रल काउंसिल को भी कंट्रोल करती है और स्टेट काउंसिल को भी कंट्रोल करती है। एज द कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायर, जैसी उसकी आवश्यकता होती है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी आप दोनों काउंसिल को कंट्रोल करने का कार्य करती है। स्टेट काउंसिल क्या होता है। स्टेट काउंसिल मीन है स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 एंड इंक्लूड्स जॉइंट स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। यानी कि यह स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये जॉइंट स्टेट फार्मेसी को भी इसमें इंक्लूड करती है इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। यानी सेक्शन 20 के अंतर्गत एग्रीमेंट के थ्रू स्टेट काउंसलिंग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या होता है। डिस्प्लेस्ड पर्सन हिंदी में अगर इसे कहा जा सके तो कह सकते हैं निष्कासित पर्सन, लेकिन इसका मीन है
any person who has left or has been displaced from the place of his residence in Pakistan on or after 1st March 1947, यानी कि वह पर्सन जिसने अपना आवास यानी कि अपना कंट्री कह सकते हैं जिससे वह डिस्प्लेस किया गया है आफ्टर ऑफ 1 मार्च 1947 on the account of setting up to domination of India and Pakistan or an account of civil disturbance or fear thereof एंड सिंस देन रिजाइडिंग इन इंडिया, यानी कि वह पर्सन जो अपने देश से आकर दूसरे देश में रहने लगता है तो उसके लिए उसको हम डिस्प्लेस्ड पर्सन कह सकते हैं। सेंट्रल रजिस्टर्ड क्या होता है? सेंट्रल रजिस्टर्ड वह होता है जिसमें मतलब फार्मासिस्ट के पूरी डिटेल उसका नाम उसमें इंक्लूड होता है। सेंट्रल रजिस्टर मीन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द पीसीआई अंडर सेक्शन 15A, यानी कि सेक्शन 15A के अंतर्गत पीसीआई ये डिटरमाइन करती है और ये सेंट्रल रजिस्टर में फार्मासिस्ट का नाम इंक्लूड करती है। रिपेट्रीज, इसका मतलब क्या है कि रिपेट्रिएट्स मीन्स एनी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ लेफ्ट और हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस इन बर्मा, श्रीलंका, युगांडा और एनी अदर कंट्री, यानी कि कोई भी पर्सन जो अपने देश का हो और वह किसी दूसरे देश में डिस्प्लेस्ड कर दिया गया और आकर फिर वापस उसी अपनी कंट्री में रह रहा हो आफ्टर 14 अप्रैल 1957 ऑन द अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंस ऑफ फियर देयर ऑफ एंड सिंस देन रिजाइडिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में रह रहा हो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार कह सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो ये होता है आपका रिपेट्रिएट्स। फिर इसके बाद है मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, ए पर्सन रजिस्टर्ड फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ स्टेट हु इज़ डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इसको डिक्लेयर किया जाता है मेडिसिनल प्रैक्टिशनर को। ए पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट, यानी कि डेंटल रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ए स्टेट अंडर द डेंटिस्ट एक्ट 1948, इसके लिए एक अलग से एक्ट है डेंटिस्ट एक्ट 1948। अब इसके बाद ये टॉपिक आपका जनरल इंट्रोडक्शन का था इस एक्ट का, फार्मेसी एक्ट का, वो कवर हुआ है। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। पीसीआई के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो इसके कैसे क्या वर्क होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे इसमें। तो द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949, इज रिकॉन्स्ट्रक्टेड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से होता है। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि सेक्शन 3 के अंतर्गत इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड होते हैं? पहला नंबर है इलेक्टेड मेंबर और दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर, फिर इसके बाद एक्स ऑफिशियल मेंबर, यानी कि 3 टाइप के मेंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इनके बारे में हम अब डिटेल से देखेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर क्या है? 6 मेंबर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम अमंग टीचर वर्किंग इन इंडिया यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 6 मेंबर जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में वर्क करते हों या उसके कॉलेज एफिलेटेड जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी से होता है उसमें हो, विच ग्रांट डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, या तो डिग्री होल्डर हो या डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो फार्मेसी से, वो 6 मेंबर आपके इलेक्टेड मेंबर में इंक्लूड होते हैं। अमॉन्ग दीज ओनली 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ द सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, यानी कि एक टीचर इन सब्जेक्ट में से भी होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी एंड कोग्नोसी। 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम देमसेल्फ बाय द मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है। 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट, यानी कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपने स्टेट को रिप्रेजेंट जो कर रहा हो, सिलेक्टेड फ्रॉम देमसेल्फ बाय द मेंबर ऑफ ईच स्टेट काउंसिल, यानी कि इन्हीं मेंबरों जो कि सिलेक्ट हुए हैं इनके थ्रू ही उसका चयन किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे नॉमिनेटेड मेंबर, तो इसमें है 6 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ whom at least 4 shall be प्रोसेसिंग डिग्री और डी फार्मा एंड आर इन प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि 6 मेंबर जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कि सिर्फ प्रोसेसिंग में हो, यानी कि डी फार्मा कर रहे हों या कोई डिग्री अपनी फार्मेसी की कर रहे हों या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रोफेशन में हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रोफेशन में हो प्रैक्टिस में, तो वो 6 मेंबर ये इंक्लूड किए जाते हैं नॉमिनेटेड मेंबर में। ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, एक रिप्रेजेंटेटिव। ये टोटल 8 मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर
मेंबर में हैं। इसके बाद है आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर, द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस एक्स ऑफिशियो, द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, इसका एक मेंबर, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का भी एक डायरेक्टर, यानी कि 3 मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर में इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पीसीआई के फंक्शंस के बारे में, क्या क्या कार्य पीसीआई के होते हैं, कौन कौन से रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या अप्रूव करती है पीसीआई, इसके बारे में देखेंगे। टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी थ्रू ईआर एजुकेशन रेगुलेशन, यानी कि ये रेगुलेट करती है फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को, मोस्टली डिप्लोमा इन फार्मेसी को, थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूट पीसीआई के अंडर ही होती है एजुकेशन रेगुलेशन। फिर इसके बाद है टू फ्रेम पीरियडिकली एजुकेशन रेगुलेशन विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से यह एजुकेशन रेगुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, यानी कि फार्मेसी के एजुकेशन में न्यू स्टैंडर्ड को इंक्लूड करने के लिए। एंड दूसरा इसका वर्क है टू अप्रूव एंड डिसअप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन इन फार्मेसी, यानी कि यह अप्रूव और डिसअप्रूव करती है स्टडी मटेरियल, स्टडी कोर्स को, और कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं फार्मेसी से रिलेटेड, कौन से एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, जो कि डिप्लोमा होल्डर को सेकेंड ईयर के बाद देना होता है। तो इसके लिए एग्जिट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ई बुक है जो कि बनाई है नोट्स कार्ड ने ही, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर जाकर उसको बुक को देखें। तो यहाँ आगे शुरू करें। टू रिकॉग्नाइज फॉरेन क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी फॉर पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के सेंट्रल रजिस्टर को भी ये मेंटेन करती है, यानी फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर है, अभी आपको बताया था कि किस फार्मासिस्ट का नाम इंक्लूड है। जैसे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करते समय काफ़ी स्टेप होते हैं, तो वो सब फंक्शन डिटरमाइन करती है पीसीआई। अब पावर ऑफ पीसीआई टू रेगुलेशन, यानी कि पावर क्या है पीसीआई की रेगुलेशन के लिए, यानी कि वर्क करने के लिए, तो ये कुछ देखते हैं। अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट द पीसीआई इज एम्पावर्ड टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पहले आपको बताया कि पीसीआई के पास ये अधिकार होता है कि वह एजुकेशन रेगुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सके, बट लेकिन इसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अंडर सेक्शन 18 ए फार्मेसी एक्ट विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पीसीआई इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन फॉर द फॉलोइंग पर्पज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद पीसीआई के पास ये अधिकार हैं जो कि जिनके फॉलोइंग पर्पज, यानी कि जिनके क्या उद्देश्य हैं वो हम देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल काउंसिलिंग, यानी कि जो सेंट्रल काउंसिलिंग है उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करना। मैनर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन को कंडक्ट करना। होल्डिंग मीटिंग टू फिक्स टाइम को फिक्स करना। प्लेस जगह को, एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन सच मीटिंग, यानी कि मीटिंग में होने वाले सारे जो कार्य हैं, टाइम प्लेस, इन सब के बारे में पीसीआई को ही सारी चीज़ होल्ड करनी पड़ती है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी होल्डिंग मीटिंग टू फिक्स टाइम एंड प्लेस, ये वही पिछला वाला पॉइंट है आपका। तो अगला पॉइंट है पावर एंड ड्यूटीज़ और ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि क्या ड्यूटीज़ हैं प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, ये सब आइडेंटिफाई भी आपकी पीसीआई ही करती है। तो कुछ इस प्रकार से कार्य हैं जो कि ड्यूटीज़ बताती रहती है पीसीआई, सभी प्रकार के कार्य बताती रहती है अपने, तो वो सब एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। क्वालिफिकेशंस, टर्म्स, पावर एंड डिग्री ऑफ रजिस्टर्ड इंस्पेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स, और भी ऑफिसर जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह के क्या कार्य हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, ये सब पीसीआई डिटरमाइन करती है। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड रेगुलेशन के बारे में। तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 द पीसीआई इज एम्पावर्ड टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन, यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का पावर पीसीआई के पास होता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। द एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द फार्मासिस्ट विच इंक्लूड, यानी कि कौन कौन से मिनिमम स्टैंडर्ड हैं एजुकेशन के जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम देखेंगे। तो नंबर 1 पे है क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक फार्मासिस्ट की, एक पर्सन को फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए। सिंपल सी लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे
अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट कंडक्शन कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि क्या कोर्स, कौन से स्टडी में कौन से कोर्स हैं, ये सब एजुकेशन रेगुलेशन तय करता है। अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन एट डी फार्मा पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, पीरियड्स एंड अदर कंडीशन ऑफ प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कौन से प्रैक्टिकल आपके कोर्स में कौन से होने वाले हैं, इन सब कंडीशंस को भी तय करती है आपकी ER यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, तो जो आपकी इक्विपमेंट और फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन के पास होनी चाहिए, ये सब एजुकेशन रेगुलेशन ही तय करती है। कंडीशन टू फुलफिल बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, और एग्जामिनेशन अथॉरिटी को कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए ये आपका ER ही बताता है इंस्टीट्यूशंस को। तो इसके बाद है प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग, यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है उसका प्रोसीजर है। एंड अमेंडमेंट, यानी कि कैसे इसको संशोधित किया जाता रहा टाइम टू टाइम, क्या क्या इसमें बदलाव होते रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 देयर इज प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, यानी कि अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, जो कि फार्मेसी एक्ट का सेक्शन 10 है, उसमें यह प्रोविज़न है कि एजुकेशन रेगुलेशन को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है और कैसे फार्मेसी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करना है। द सेंट्रल विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रेगुलेशन कॉल्ड एजुकेशन रेगुलेशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से PCI कॉन्स्टिट्यूट करती है वो एजुकेशन रेगुलेशन है आपका। एजुकेशन रेगुलेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट बनने के लिए पर्सन को कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है ये आपका एजुकेशन रेगुलेशन रिकमेंड करवाता है। बिफोर सबमिटिंग द एजुकेशन रेगुलेशन फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल फॉरवर्ड कॉपी ऑफ ड्राफ्ट ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन और टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि बिफोर सबमिटिंग द एजुकेशन रेगुलेशन, यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन को सबमिट करने से पहले फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल फॉरवर्ड, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि अप्रूव करने वाली है, कॉपीज आर ऑफ द ड्राफ्ट एजुकेशन सेंड टू द, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को सबसे पहले उसकी कॉपी भेजनी होती है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ रिक्वायर्ड टू सेंड कमेंट ऑफ कॉपी, यानी इन कॉपीज का आंसर स्टेट गवर्नमेंट देती है। फिर इसके बाद में आफ्टर कंसीडरिंग द कमेंट ऑन द ड्राफ्ट एजुकेशन रेगुलेशन, यानी कि जो एजुकेशन रेगुलेशन के लेके जो आपकी कॉपीज़ को सेंड किया गया था उसकी जो रिप्लाई स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, द सेंट्रल काउंसिलिंग सेल बी सबमिट द ड्राफ्ट टू एजुकेशन रेगुलेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइट अप्रूवल, और फिर इसके बाद इसका अप्रूवल दिया जाता है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन रेगुलेशन आर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, और एजुकेशन रेगुलेशन को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश्ड कर दिया जाता है। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। और देख लेते हैं थोड़ा सा। द एफिकेसी ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन शैल बी रिपोर्टेड टू सेंट्रल काउंसिल बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिलेंड में पर्पज अमेंडमेंट्स, यानी कि इसमें अमेंडमेंट्स यानी कि कह सकते हैं संशोधन भी होते रहते हैं। सम प्रोसीजर आल्सो फॉरवर्ड फॉर एफिशिएंटली अमेंडमेंट ऑफ स्टेट काउंसिलिंग, यानी कि स्टेट काउंसिलिंग भी इसमें संशोधन अपने रख सकती है, आगे बता सकती है PCI को। एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन टू द स्टेट, यानी कि यह एप्लीकेंट करना पड़ता है एजुकेशन रेगुलेशन को स्टेट को कि क्या क्या जो कि वो अपनी गाइडलाइन निकालती है एजुकेशन रेगुलेशन, ये के बारे में उसको स्टेट गवर्नमेंट स्टेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को भी बताना पड़ता है। तो एनी टाइम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट काउंसिल विद द ड्यू कंसल्टेशन ऑफ स्टेट काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई एजुकेशन रेगुलेशन टू द स्टेट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, और यदि कोई रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट बताती है एजुकेशन रेगुलेशन को तो उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में दे दिया जाता है। इसके बाद है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि अब हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में जानेंगे। हम PCI के बारे में जान चुके हैं और एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में भी जान चुके हैं, अब हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन 19 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्टेट काउंसिल। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट काउंसिल अकॉर्डिंगली विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर, यानी कि प्रत्येक स्टेट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करनी होती है जिसकी कुछ मेंबर होते हैं। 3 प्रकार के मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर।
तो इसको बारी से हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्टेड मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड होने वाले हैं। 6 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ बाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उस स्टेट के 6 मेंबर इंक्लूड होते हैं इलेक्टेड मेंबर में। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल फ्रॉम द अमॉन्गस्ट मेंबर, यानी इन मेंबरों में से एक मेंबर मेडिकल काउंसिल इंडिया का भी होता है। तो अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर में। 5 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 5 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ऑफ वूम एटलीस्ट 3 शुड बी डिग्री और डी फार्मा, 3 के पास डिग्री होनी चाहिए या डी फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या तो फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। यानी कि जो 5 मेंबर हैं उनमें से 3 के पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ होना चाहिए और दूसरा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसके बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर देखेंगे। इसमें कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड होने वाले हैं, कितने मेंबर इंक्लूड होने वाले हैं। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट एक्स ऑफिशियो, यानी कि मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट एक्स ऑफिशियो का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक मेंबर इंक्लूड होता है। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट के ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट का इंचार्ज ऑफिसर इंक्लूड होता है। द गवर्नमेंट एनालिस्ट इंक्लूड होता है, डिस्प्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट का। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर फ्रॉम द अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होते हैं इन सब के बीच में। सब्जेक्ट टू मेंबरशिप दे होल्ड ऑफिस फॉर द 5 ईयर एंड आर आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी कि इन मेंबरशिप का जो चयन हो जाता है तो आफ्टर 5 ईयर आर आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी कि दोबारा ये कमेटी गठित होती है, यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर इलेक्टेड करने के 5 साल बाद फिर से इसका री इलेक्शन होता है। ऑफिशियो मेंबर में हमने देखा इसके आगे है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, हाउएवर दे मे इन रिटन रिजाइन एट एनी टाइम, यानी कि जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो 5 वर्ष के लिए अपना कार्य होल्ड करते हैं तथा इसके बाद में वो रिजाइन भी दे सकते हैं किसी भी टाइम यदि वे चाहते हैं तो। If any nominated or elected member remain absent without sufficient reason for the 3 constitutive meeting, यानी कि किसी लगातार 3 मीटिंग में यदि कोई नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर absent रहता है, he is deemed to be have vacated his seat casual vacancy filled only for the remainder term, यानी किसी रिमाइंडर टर्म के लिए उस वैकेंसी को फिल कर दिया जाता है by the फ्रेश नॉमिनेशन और इलेक्शन एज द केस में बी, यानी कि दोबारा नॉमिनेशन के थ्रू उसको वैकेटेड कर दिया जाता है किसी रिमाइंडर टर्म के लिए। ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर में था। इसके बाद अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, क्या क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का प्रोसीजर है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो इसमें है द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ पर्सन इन फार्मेसी प्रोफेशन, यानी कि जो फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड करता है किसी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, यानी कोई पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में इंटर करता है तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फार्मासिस्ट का। ओनली पर्सन हैविंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर अलाउड टू इंटर द प्रोफेशन, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशंस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वह फार्मेसी के प्रोफेशन में इंटर करता है। नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर इंटर्ड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन बाय स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल, यानी आपको बताया था स्टेट काउंसिल का जो सेंट्रल रजिस्टर होता है उसमें फार्मासिस्ट का नाम इंक्लूड होता है और उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के दौरान उसमें उसके नाम को इंक्लूड किया जाता है जो कि बाय द स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल के थ्रू कंडक्ट होता है। द रजिस्टर इंक्लूड द पार्टिकुलर्स, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। फुल नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन टू रजिस्टर्ड, क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल एड्रेस, नेम ऑफ एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड, यदि वह अपने बिजनेस के दौरान किसी एम्प्लॉय वर्कर को रखता है तो उसका भी नेम और एड्रेस। सच अदर पार्टिकुलर्स आर मे बी प्रिस्क्राइब, और भी कई प्रकार की क्वालिफिकेशन है जो कि देनी होती हैं। इसके बाद में फर्स्ट रजिस्टर, यानी हम आपको बता दें जैसे डिप्लोमा होल्डर जो सेकेंड ईयर के बाद जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद आपको उसे टाइम टू टाइम रिन्यू भी कराना होता है। तो ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट
रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूट करती है रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल को बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 3 पर्सन एंड अ रजिस्टर, जो ये ट्रिब्यूनल होता है उसमें 3 पर्सन और एक रजिस्टर होता है। द रजिस्टर एक्ट एज अ सेक्रेटरी ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि जो रजिस्टर है वह कार्य करता है सेक्रेटरी का, ट्रिब्यूनल की सेक्रेटरी का कार्य करता है। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि गवर्नमेंट को जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको दी जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस शुड बी मेड ऑन और बिफोर द डेट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, यानी कि जो आपको डेट दी गई है उसमें आप जो कि फीस आपको प्रिस्क्राइब की जाती है उसके साथ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या फिर रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के थ्रू उस डेट से पहले भी कराना होता है। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है आपको डेट की, किस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना है। द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फी शुड बी मेड ऑन और बिफोर दिस डेट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, यानी कि वही पिछला पॉइंट है, डबलिंग हो गई है उसकी। तो आपको ये देखना है कि फाइनली आपको गवर्नमेंट में जब आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से आपको एक डेट मिलती है जिसके थ्रू आपको जो फीस रिक्वायर होती है उसके साथ में आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की सहायता से उस डेट के पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है फार्मासिस्ट का। इसके बाद में क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर, यानी फर्स्ट रजिस्टर के दौरान क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं एक पर्सन की, फार्मासिस्ट की। ए पर्सन अबव 18 ईयर ऑफ एज, यानी कि 18 साल से उम्र के ऊपर का व्यक्ति हु रिजाइड्स और कैरीज बिजनेस, जो कि बिजनेस का प्रोफेशन करता हो, यानी कि बिजनेस कोई करता हो फार्मेसी से रिलेटेड, और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट ऑन पेशेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी इज एंटाइल्ड फॉर एंट्री ऑफ द नेम इन द फर्स्ट रजिस्टर, यानी कि वह हकदार होता है रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट में अपना नाम इंक्लूड कराने के लिए जो कि किसी बिजनेस को कैरी करता होता है। होल्ड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री या डिप्लोमा करता हो, और अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी कि कोई केमिस्ट या ड्रगिस्ट हो। डिप्लोमा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिप्लोमा हो। एक क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड ऑफ द इंडियन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 14, यानी कि अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत कोई भी मतलब इंडिया के बाहर का उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो वह एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फार्मासिस्ट का। इसके बाद है होल्ड डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी अदर देन डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी में जो डिग्री उसके पास होनी चाहिए फार्मेसी से रिलेटेड और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की भी डिग्री उसके पास होनी चाहिए तो वह एलिजिबल होता है। एंड हैज बीन एंगेज फॉर द टोटल पीरियड ऑफ टाइम इज मोर देन 3 ईयर इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी इन अदर प्लेस, यानी कि 3 साल या 3 साल से ज्यादा का उसके पास एक्सपीरियंस हो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का किसी हॉस्पिटल में, तो वह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है फार्मासिस्ट का। पास्ट एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज एडिक्वेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, यानी कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का जो एग्जामिनेशन होता है उसको उसे पास करना होता है तो वह आपका एलिजिबल माना जाएगा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है। अंडर प्रोविजन फॉर Section 33 of Act, State Pharmacy Council register name, address and qualification of the pharmacist in the state registered, and application in prescribed pro forma is to be submitted to the register of respective state pharmacy council, यानी कि अंडर द एक्ट ऑफ सेक्शन 33 फार्मेसी काउंसलिंग, यानी नेम और एड्रेस और उसकी क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट की जो कि एक प्रो फॉर्मा के रूप में, यानी कि जो एलिजिबल है फार्मासिस्ट और उसकी क्या क्या एबिलिटी है इस सब का पूरा प्रो फॉर्मा के रूप में सबमिट करना होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। द एप्लीकेशन शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फी एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जब जो प्रोसीजर है वह पूरा होता है जब आप ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ आपके एप्लीकेशन के साथ आप इसको लगाते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो हम देखेंगे। 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कहाँ पे आपने हॉस्पिटल की ट्रेनिंग की है, मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर डी फार्मा, इफ यू वांट टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ बी फार्मा देन इट्स कंप्लीट मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, यानी कि आपके डिप्लोमा की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट, और यदि आप बी फार्मा के बाद आपकी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, डिग्री एड ऑन करवाने जा रहे हैं तो बी फार्मा की आपको
पूरे साल की जितने भी हैं आपकी उनकी कंप्लीट मार्कशीट सभी ईयर की आपको देनी होगी, उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट यानी इंटर और हाई स्कूल की मार्कशीट देनी होगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके इस एप्लीकेशन के साथ देने होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, रिन्यूअल ऑफ फार्मासिस्ट यानी कि जैसे हमने बताया आपको कि सबसे पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद रिन्यू कराने का भी प्रोविजन इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो वो किस प्रकार से है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर of year following the year in which it is granted. Thereafter registered pharmacist should annually renew registration by the due date to retain his name on register of pharmacist। यानी कि जो आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस ईयर में ये आपका 31 दिसंबर तक वैलिड होता है, फिर आपको इसका रिन्यू कराना होता है जो कि आपकी ड्यू डेट होती है लगभग 31 मार्च तक आपको इसको रिन्यू भी कराना होता है। ऑन फेलियर टू रिमिट रिन्यूअल फी बिफोर ड्यू डेट 1 अप्रैल और सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि आपको रिन्यू फीस के साथ में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है 1 अप्रैल से पहले जो आपको डेट मिलती है। द नेम डिफॉल्टर फार्मासिस्ट इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रिन्यू फी द रजिस्टर इश्यू रिसिप्ट देयरफॉर, यानी कि यदि आप पेमेंट कर देते हैं रिन्यू फीस का तो आपका डिफॉल्टर फार्मासिस्ट का नाम उस लिस्ट से हट जाता है और आपको रिसिप्ट भी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ आपको फ्रेश और रिन्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है और इसी के साथ वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी वीडियो के बीच में कि ई बुक जो कि जनरेट की गई है एग्जिट एग्जाम के लिए, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो ज़रूर उस बुक को परचेज कीजिए। थैंक यू।